प्रिय छात्रों, आज हम धूमिल, जिन्हें सुदामा पांडेय के नाम से भी जाना जाता है, उनके बारे में बात करेंगे। धूमिल 60वें दशक के कवि रहे हैं। इनका पूरा नाम सुदामा पांडेय, उपनाम से धूमिल के नाम से ये रचनाएं लिखते रहे हैं। इनका जन्म वाराणसी क्षेत्र के खेरडी गांव में 1936 में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही संघर्षों में व्यतीत हुआ है। इनके माता पिता और परिवारजन की अकाल मृत्यु के कारण बहुत ही कम उम्र में इनको आजीविका हेतु कलकत्ता में जाना पड़ा और वहाँ लोहे की ढुलाई का काम करना पड़ा। आगे चलकर इन्होंने ITI में सरकारी नौकरी भी की और अंत में ब्रेन ट्यूमर के कारण 1975 में इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं, जिनमें महत्वपूर्ण है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडेय का प्रजातंत्र, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। धूमिल विद्रोही चेतना के कवि हैं। इनकी विद्रोही चेतना भाषा और शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में देखी जा सकती है। कविता के माध्यम से धूमिल समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कविता को नई दृष्टि से परिभाषित किया, व्याख्यायित किया और कहा कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। मेरी कविता इस तरह अकेले को सामूहिकता देती है, इसलिए सामूहिकता देती है और समूह को साहसिकता। धूमिल यह भी मानते हैं कि कविता आदमी को आदमी बनाती है, इसलिए वे कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। धूमिल की कविता में समकालीन परिवेश अपनी पूरी वास्तविकता के साथ प्रस्तुत हुआ है। उनकी कविता आज़ादी के बाद होश संभालने वाली पीढ़ी की मानसिकता और संवेदनशीलता को उभारती है। उनकी कविताओं में आज की पथभ्रष्ट राजनीति, कवि का दायित्व, आशा निराशा, न्याय अन्याय, मानवीयता अमानवीयता, ईमानदारी बेईमानी, सभ्यता असभ्यता, शहर गांव, नारी पुरुष, सभी का भावपूर्ण अंकन होता है। धूमिल की कविता वर्ण विषय के संबंध में चारों ओर जिंदगी की भयावहता, दहशत, छटपटा को प्रकट करने वाली कविताएं हैं। आज के परिवेश के सभी रूपों को उनकी कविता अभिव्यक्त करती है। पटकथा शीर्षक इनकी एक लंबी कविता है, जिसमें उन्होंने समकालीन राजनीतिक चेतना पर लिखते हुए तत्कालीन समय की व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, व्यवस्था का पर्दाफाश किया है। समकालीन राजनीतिक स्थिति में धूमिल के मन में अनास्था जो पैदा हुई है और फिर उसी अनास्था ने कविता के रूप में उन्हें व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। वे समकालीन कविता की नींव को हिला देना चाहते हैं। वे महसूस करते हैं कि समाज व्यवस्था में कोई बुनियादी गड़बड़ी है। भारतीय प्रजातंत्र में कोई न कोई कमी है, जो उन्हें यह सोचने को विवश कर देता है कि दरअसल अपने यहाँ प्रजातंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है
हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। सरकारी तंत्र और प्रशासन की अवस्था से धूमिल उस समय विचलित हो उठते हैं जब एक ओर भारत की लाखों जनता भूखी मर रही होती है, वहीं दूसरी ओर गोदामों में भरा हुआ अनाज सड़ता रहता है। कवि समय के इस दौर को शर्मनाक महसूस करते हुए कहते हैं कि वहाँ बंजर मैदान कंकालों की नुमाइश कर रहे थे और गोदाम अनाज से भरे पड़े थे और लोग भूखों मर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मैं वक्त के एक शर्मनाक दौर से गुजर रहा हूँ। कवि प्रशासन और सरकार से ही नहीं, अपने समय की राजनीति एवं नेताओं से भी असंतुष्ट रहे हैं। आज़ादी के 25 वर्षों के बाद भी धूमिल के मन में शासकों और पूंजीपतियों के भय और आतंक को देखते हुए धूमिल कहते हैं, इनके मन में जो भाव व्यक्त होते हैं वो उस ज़माने में लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता के प्रति भी इनके मन में जो उम्मीद जगी, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण जो उम्मीदें थी वो धूल धूसरित हो जाती हैं। और कवि मन कहता है कि मगर उसके तुरंत बाद मुझे झेलनी पड़ी थी सबसे बड़ी ट्रेजेडी अपने इतिहास की, जब दुनिया के शाह और सफ़ेद चेहरों ने विस्मय से देखा था कि ताशकंद में समझौते की सफ़ेद चादर के नीचे एक शांति यात्री की लाश थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे उस समय लेखक इनके कवि मन में एक उम्मीद की किरण जागृत हुई थी, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उनकी असामयिक मृत्यु ने इनकी आशाओं पर पानी फेर दिया, इनकी आशाओं को धूमिल कर दिया। ये एक भयंकर ट्रेजेडी थी जिसे इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। दूसरी इनकी कविता एक मोचीराम कविता है। मोचीराम कविता में भी धूमिल शोषितों के प्रति, दलितों की प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहते हैं, एक मोची के माध्यम से कवि ये व्यंजित करना चाहते हैं कि आज के समाज में मनुष्य की पहचान उसके पद और प्रतिष्ठा और पेशे से होती है। सामाजिक संरचना के ऐसे ढांचे में मनुष्य के मनुष्यत्व की मौलिकता नष्ट हो रही है। ऐसे में मनुष्य पर टांके लगते हैं। मोचीराम जब जूतियाँ या जूते गांठने का काम करता है तो जूते गांठने में जो टांके लगाए जाते हैं वे जूते में टांके नहीं लग करके कवि के मन में वे टांके लगते हैं, उनकी मनुष्यता पर वे टांके लगते हुए, ऐसा लेखक या कवि सोचते हैं। जूते दिखावे और आडंबर का प्रतीक बन जाते हैं जो मनुष्य की ऊपरी पहचान करने में मदद करते हैं। जूते तो केवल ऊपरी पहचान मात्र है, लेकिन जो पीड़ा भोगी जाती है वह पीड़ा मानव के व्यक्तित्व पर, उनके आंतरिक अंतरात्मा पर पड़ती है। मोचीराम का चरित्र आत्म पीड़ित व्यक्ति के रूप में चित्रित हुआ है, निरूपित हुआ है। इस पीड़ा का कारण सामाजिक मनोदशा है। कवि ने कविता के माध्यम से बताया है कि इंसान होने के पीछे जो एक सामान्य इंसानियत के भाव हैं उसे छोड़कर हम सच्चे इंसान और मानव नहीं कहला सकते हैं। मोचीराम दिखावा पसंद अमीर और तथा कथित बाबू वर्ग से कहता है कि बाबूजी, सच कहूँ तो मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो आदमी की इस तरह की पहचान मोचीराम के मन में देखने को मिलती है। ये मोचीराम के मन की उपज नहीं बल्कि लेखक और कवि धूमिल के मन की पीड़ा है, अभिव्यक्ति है। धूमिल सामाजिक अवस्था और जीवन की विसंगति, विडंबना, प्रजातंत्र परिस्थितियों के कारण उपजी दोषपूर्ण व्यवस्था के प्रति कहते हैं कि मैं उन्हें समझाता हूँ। वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा
झुर्रियों की झोली बन गया। उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। धूमिल के और भी ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे प्रजातंत्र पर चोट करते हुए। वे कहते हैं हमारी संसद के बारे में कि मेरे देश की संसद तेल की वो घानी है, तेली की वो घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। तो इस तरह प्रजातंत्र के मूल्यों पर, प्रजातांत्रिक लोगों पर, प्रजातंत्र के घटकों पर विभिन्न प्रकार से कटाक्ष और व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ कहते रहते हैं। इन कला पक्ष की दृष्टि से इनका विचार करें तो इन्होंने एक नई भाषा का गठन किया है, नई भाषा को गढ़ा है, आम आदमी की भाषा में ये बात करते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में सभी प्रकार के देशी, आंचलिक, प्रादेशिक सभी प्रकार के शब्दों का चयन किया है। जिन्हें पहले कविता के योग्य नहीं समझा जाता था उन्हें भी इन्होंने कविता में स्थान दिया है, इन काव्य में प्रयुक्त किया है। इन देशी विदेशी गाँव की, शहरों की सभी शब्दों को इन्होंने खुलकर प्रयोग किया है। कुछ लोग इनके साहित्य में अश्लीलता का भी आरोप लगाते हैं, लेकिन काव्य में जिस तरह से प्रयोग किया गया है उससे ऐसा लगता नहीं है कि शब्द अश्लील होते हैं और शब्दों को अश्लीलता का आरोप, शब्दों पर अश्लीलता का आरोप किया जाए, ऐसा नहीं है। उनकी भाषा का एक नमूना देखिए। करछुल बटलूही से बतियाती, चिमटा तवे से मचलता है, चूल्हा चुपचाप जलता है और जलता रहता है। तो ये देशी शब्द, आंचलिक शब्द, निहायत ही ग्रामीण शब्दों का प्रयोग इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इनकी भाषा पर टिप्पणी करते हुए एक लेखक ने कहा है कि कविता में चमत्कार पैदा करने की अभिलाषा धूमिल की कविता में नज़र आती है। इसी कारण उनकी कविताएं दुर्बोध हो गई है। ऐसा नहीं है, इनकी कविताएं दुर्बोध नहीं है, इनकी कविता मुझे सुबोध प्रतीत आती है। हर एक व्यक्ति को एक बार पठन के बाद ही समझ में आ जाता है कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो दुर्बोधता तो हम नहीं कह सकते, हाँ कुछ क्लिष्ट शब्दों के कारण आप कह सकते हैं कि कविता में इन्होंने दुर्बोध शब्दों का प्रयोग किया है। धूमिल के बिंब प्रतीकों में सूक्ष्मता है। वे अपने अनुभवों के वृत्त को बिंबों से फैलाते हुए स्पष्ट करते हैं। कुछ बिंब और प्रतीक धूमिल को बहुत ही प्रिय हैं। अतः कहा जा सकता है कि धूमिल का काव्य आधुनिक भारतीय राजनीति, प्रजातांत्रिक मूल्यों और यथार्थ पर गहरी चोट करने वाला काव्य है। धूमिल ने बड़ा बखूबी चित्रण किया है आम आदमी की भाषा में, आम आदमी के जीवन में उतरकर उनके कष्टों को, उनके जीवन की कठिनाइयों को स्वयं भोगते हुए और अंतर मन की गहराइयों पर उतरते हुए उन्हें अपनी कविताओं के माध्यम से संसद से सड़क तक और दूसरे संग्रहों में, मोचीराम आदि कविताओं में इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। निहायत ही ये आधुनिक काल के सशक्त हस्ताक्षर हैं।